3,000 से ज्यादा किसान रेवाड़ी पहुंचे थे। राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो स्वदेशी का नारा देती थी, आज सब चीजों को बेच रही है। बीजेपी जीएसटी का विरोध करती थी, आज उसकी वकालत करती है। आप मनरेगा का मजाक उड़ाते थे। प्रधानमंत्री ने बोला, मनरेगा इतिहास का खंडर बनेगा। कोरोना काल में मनरेगा ने देश का पालन पोषण किया। कृषि पर निर्भर थे, वो ऐसे चंगुल में फंस जाएंगे बड़े बड़े उद्योगपतियों के और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कि अगले 10-20 साल के बाद, हो सकता है साल 2 साल ये सब काम ठीक निकल जाए, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने एयर इंडिया हो, बीएसएनएल हो, पीएसयू हो, कोल इंडिया हो, रेलवे हो, हर चीज का निजीकरण करना। आप जब विपक्ष में थे तो खूब नारा देते थे स्वदेशी का, आज सब चीजों को आप गिरवी रख रहे हो, बेच रहे हो। आप जीएसटी का विरोध करते थे, आज उसकी वकालत करते हो। आप नरेगा पर मजाक उड़ाते थे, संसद में प्रधानमंत्री ने बोला ये नरेगा का कानून है, इतिहास का खंडर बनेगा। आप सब जानते हो ये कोरोना काल में तो सरमरा गई थी, इस नरेगा ने राजस्थान और देश का पालन पोषण किया है। सोनिया गांधी जी ने निर्माण किया था उस कानून का, मनमोहन सिंह जी ने किया था। कैसे दोगले लोग हैं। लेकिन आज पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, और मैं समझता हूं डॉक्टर जी इस बारे में बताएंगे अभी, लेकिन आज का दिन एक शुरुआत होनी चाहिए। डीसीजीए की ओर से कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन को भारत में अप्रूवल मिल चुका है, तो राजनीतिक दलों ने इस पर खेल शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बताया, जिसे लेकर योगी सरकार में मंत्री और प्रवक्ता अनिल राजभर ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी में एक कंपटीशन चल रहा है कि बौद्धिक क्षमता किसके पास ज्यादा है। से आते हैं और जैसा नेता वैसा उनका कार्यकर्ता। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में एक कंपटीशन चल रहा है कि बौद्धिक क्षमता किसके पास ज्यादा है, कौन ज्यादा बड़ा पप्पू है। इस तरह की प्रतियोगिता इन लोगों के बीच में चल रही है। देश और दुनिया के उन तमाम वैज्ञानिकों का ये अपमान है जिसने समाज की सुरक्षा के लिए, जिन लोगों ने 24 घंटा की तपस्या करके अपने जीवन का हर क्षण पिछले तकरीबन 1 वर्ष तक वैक्सीन को बनाने में लगा दिया, जिन लोगों ने, ये उनकी मेहनत का मजाक उड़ाने का काम ऐसे लोग कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों की बुद्धि, ऐसे लोगों का विवेक, उन लोगों को मुबारक हो। मैंने कल कहा था कि समाजवादी पार्टी को वही भाषा अच्छी लगती है जो पाकिस्तान के लोगों को स्वीकार होती है और पसंद होती है। देखिए, राहुल गांधी को न तो चंपारण के बारे में पता है और ना ही चंपारण की क्रांति के बारे में पता है और ना ही उनके किसानों के बारे में पता है। उनको किसी ने बता दिया चंपारण, अब वो तोते की तरह रटने लगे चंपारण। तो ऐसे लोग जो देश को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते, पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में कैसे देश सक्षम हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, मजबूत हो रहा है और किसानों की आमदनी कैसे दोगुना हो जाए 2022 में, ये इन लोगों को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे लोग इस तरह की भाषा बोलेंगे ही, उकसाने की भाषा बोलेंगे ही, आंदोलन के बीच से खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाएंगे, देश को कमजोर करेंगे, किसानों को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास करेंगे। और ये डिबेट अब मुझे लगता है कि ये बंद हो जाना चाहिए। देश का किसान पूरी तरीके से पूज्य मोदी। भारत के दवा नियंत्रक द्वारा भारत बायोटेक के कोविड-19 टीका और ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीका कोविशील्ड को सीमित आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी, जिसके बाद केरल की सरकार ने रविवार को कहा कि केंद्र के हामी भरते ही राज्य इसका वितरण करने के लिए तैयार है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने कोवैक्सीन को मंजूरी देने की आलोचना की और कहा कि यह समय पूर्व और खतरनाक है। थरूर ने ट्वीट किया, कोवैक्सीन का अभी तक तीसरे चरण का परीक्षण नहीं हुआ है।
मंजूरी समय से पहले दी गई है और यह खतरनाक हो सकता है। वहीं राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने कहा कि केंद्र की मंजूरी मिलते ही राज्य टीका का वितरण करने के लिए तैयार है। कोवैक्सीन और थरूर की आलोचना के बारे में पूछने पर मंत्री के शैलजा ने कहा कि राज्य को अभी तक टीके पर आधिकारिक सूचना नहीं मिली है और इस पर वह बाद में टिप्पणी करेंगी। उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 769 नए मामले सामने आए हैं। इस समय यूपी में सक्रिय मामलों की संख्या 12,858 है। डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या अब तक 5,66,910 हो गई है, जबकि रिकवरी रेट 96% है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 769 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1,179 है। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या इस समय 12,858 है। इन 12,858 एक्टिव केसेस में से 5,269 होम आइसोलेशन में हैं, 1,321 निजी अस्पतालों में हैं और बाकी के सभी मरीज सरकारी L1, L2, L3 की व्यवस्था में निःशुल्क भर्ती होकर इलाज करवा रहे हैं। अब तक जो लोग संक्रमण के पश्चात डिस्चार्ज हुए हैं उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,66,910 हो गई है और इस समय प्रदेश के रिकवरी का प्रतिशत अब 96.39% है, 96.39%। कल प्रदेश में 1,31,890 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 2,43,48,477 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल 2 जनवरी को ई संजीवनी पोर्टल पर प्रदेश के 4,649 लोगों ने टेली कंसल्टेशन किया। घर बैठे ही उन्होंने डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त किया और अब तक कुल 3,45,123 लोग इस संक्रमण काल में ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग कर चुके हैं और ई संजीवनी का उपयोग करते हुए उन्होंने घर बैठे ही डॉक्टरों की राय प्राप्त की है। सर्विलांस के कार्य के अंतर्गत अब तक 1,80,567 इलाकों में 5,01,724 टीम दिवस के माध्यम से 3,10,56,900 आंध्र प्रदेश के मंत्री कोडाली नानी ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष चंद्रबाबू नायडू ने परोक्ष रूप से राम तीर्थम की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के साथ नारा लोकेश, अशोक गजपति राजू और स्थानीय टीडीपी नेताओं का नार्को टेस्ट कराने पर घटना की सच्चाई सामने आ सकती है। विजयनगरम जिले में राम तीर्थम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति क्षतिग्रस्त करने की घटना पर मंत्री कोडाली नानी ने रविवार को मीडिया से बातचीत की। मंत्री कोडाली नानी ने टीडीपी नेताओं के रवैये के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आदर्श व्यक्ति एनटीआर के पीठ में चंद्रबाबू नायडू ने विश्वासघात का छुरा घोंपा। चंद्रबाबू भगवान या लोगों की कोई चिंता नहीं करते हैं। स्वार्थ की राजनीति के लिए ही चंद्रबाबू डेरा बाबा की तर्ज पर काम कर रहे हैं। भगवान के नाम पर चंद्रबाबू ओछी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नारा लोकेश वार्ड मेंबर का भी चुनाव नहीं जीत पाए और मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को चुनौती देना हास्यास्पद है।
मुंबई में दहिसर रेलवे स्टेशन पर रेलवे लाइन क्रॉस कर प्लेटफॉर्म पर चल रहे एक यात्री की जान वहां पर तैनात जीआरपी के जवान ने बचा ली। दरअसल दहिसर में रहने वाले गणपत सोलंकी दहिसर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 4 पर ट्रेन पकड़ने के लिए खड़े थे कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चर्च गेट जाने वाली ट्रेन आ गई थी। वे प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रेलवे लाइन क्रॉस करके प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने लगे थे। उसी समय प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ गई। प्लेटफॉर्म पर तैनात जीआरपी जवान ने उसे प्लेटफॉर्म पर खींच लिया, जिसके कारण सोलंकी की जान बच गई। यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। क्या है पूरा मामला, कैसे आपने बचाया बताइए। कल मेरा ड्यूटी दहिसर रेलवे स्टेशन पे था, तो मैं वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा था। हमारे माननीय सीपी सर और हमारे सीनियर पीआई पवार साहब, इनके मार्गदर्शन पे हम लोग स्टेशन ड्यूटी कर रहे थे। तो दहिसर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे विरार लोकल आ रही थी और सामने से एक आदमी रेलवे पटरी क्रॉस कर रहा था। तो वो ट्रैक में खड़ा था और 3 नंबर के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। उसी दौरान ट्रेन आ रही थी, लेकिन उनको चढ़ने को जम नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने दौड़ के जाके उनकी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मासूम बच्ची से रेप के प्रयास का मामला सामने आया है। पंसा इलाके की एक महिला का आरोप है कि उसकी 7 वर्षीय बेटी के साथ गांव के ही एक वृद्ध ने रेप का प्रयास किया है। महिला के अनुसार आरोपी कुल्हाड़ी मांगने घर आया और मासूम को अकेला पाकर उसने छेड़खानी शुरू कर दी। मासूम के रोने चीखने की आवाज सुनकर जब पड़ोसी समेत लोग इकट्ठा हुए तो वे भागने का प्रयास करने लगा। ग्रामीण मासूम की आवाज सुनकर दौड़कर आए और आरोपी को पकड़ लिया। घटना पर अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह का कहना है कि वृद्ध पर रेप के प्रयास का आरोप लगाकर मेडिकल कराया जा रहा है। साथ ही जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई इस मसले में की जाएगी। कल शाम को एक घटना हुई थी। एक छोटी बच्ची के साथ एक एजेड व्यक्ति हैं, उन्होंने रेप का प्रयास किया था, जिससे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है और जो विधिक कार्रवाई है कराई जा रही है। और एज उसकी 6 से 7 साल के बीच बताई गई है। गिरफ्तार हो गया करीब। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के तर्रेम सिलगेर मार्ग पर एक आईईडी बरामद किया गया। क्षेत्र में लगातार नक्सली जो हैं अशांति फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की सक्रियता की वजह से उनकी साजिश नाकाम हो रही है। बीजापुर जिले में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की गश्त वाले रास्ते पर एक आईईडी बम लगा रखा था। सुरक्षा बलों ने इस बम को खोज निकाला और फिर बम निरोधक दस्ते की मदद से इसे निष्क्रिय किया गया। आईईडी यदि ब्लास्ट होता तो इससे क्षेत्र में बड़ा नुकसान हो सकता था। बता दें कि इस इलाके में सड़क निर्माण का काम चल रहा है। इसकी सुरक्षा में सुरक्षा बलों को यहां तैनात किया गया है। इन्हें ही निशाना बनाने के मकसद से नक्सलियों ने इस इलाके में बम लगाया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने माओवादियों की नापाक इरादों को विफल कर दिया। वहीं दिल्ली कूच कर रहे भाकियों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जिला प्रशासन ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर रोक लिया। किसानों को हर तरह से अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया। बहुत देर तक चली इस गहमागहमी के बाद किसानों को पुलिस द्वारा वापस भेज दिया गया। पुलिस की कार्यशैली से नाराज किसानों ने जिला प्रशासन और केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। भाकियों के प्रदेश महासचिव दिनेश दुबे ने कहा कि सरकार ने 3 नए कृषि कानून लाकर किसानों को परेशान और प्रताड़ित करने का काम किया है। तीनों नए कानून की आड़ में केंद्र सरकार किसानों का शोषण करने की फिराक में है, लेकिन किसान सरकार के मंसूबे समझ चुका है। वह किसी धोखे में नहीं आने वाला है। दिल्ली बॉर्डर पे जो है जो धरना चल रहा है किसानों का और किसान यूनियन का, आम जनता का, उसी में शामिल होने के लिए अयोध्या से भी आज जिलाध्यक्षा और श्री राम वर्मा, शिव प्रसाद पांडे के नेतृत्व में लोग कूच कर रहे थे। चूँकि मैं दिल्ली गया था, 30 तारीख को मैं पंचायत में था, वहाँ की जो बैठक हुई, उसके बाद मैं दिल्ली से कल परसों वापस आया हूँ शाम को, और आज हमें फिर सबको लेकर जाना था। लेकिन जिला प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं
इससे लोग आहत हैं। लेकिन दिल्ली ये जाएंगे, ये कब तक रोकेंगे इनको? या तो एक एक किसानों को घर में एक एक पुलिस लगा देंगे, ये उनको निकलने नहीं देंगे। और इस तरह की जो तानाशाही है ये बिल्कुल किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली जाने की तैयारी में थे, फैजाबाद से दिल्ली वाली गाड़ी से, लेकिन जिला प्रशासन के तमाम पुलिस बल के लोग यहाँ आकर हमको ज़बरदस्ती रोक दिए। उन्होंने कहा कि आपको नहीं जाना है, वहाँ भीड़ नहीं लगाना है। ये सरकार किसान के आंदोलन से डर गई है, भयभीत हो गई है। हर ज़िले में किसानों को जाने से रोक रही है। ट्रकों को, बसों को और ट्रेनों को बार बार जो है चेक किया जा रहा है। और आज उसी कड़ी में हम लोगों को यहाँ रेलवे स्टेशन से वापस किया जा रहा है। पूरा जिला प्रशासन यहाँ हम लोगों को रोक रहा है। अब आगे आपकी क्या योजना रहेगी? आगे अब हम लोग अपने हिसाब से कार्यक्रम में बनाकर और टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर अपने उस किसान साथियों के। हरियाणा के चरखी दादरी में सर्वधर्म से जुड़े लोगों ने आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कितलाना टोल नाके पर चल रहे किसानों के अनिश्चितकालीन धरने को समर्थन दिया और कहा कि भाजपा की फूट डालो और राज करो की नीति कामयाब नहीं होगी। इसकी बड़ी वजह ये है कि हर जाति और धर्म के लोग भाजपा की असलियत जान चुके हैं। इसलिए सभी वर्ग किसानों के साथ इस संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन गया है। जिले में साफ होगा कि ने भी पूरा तन से समर्थन कर रखा है। तो सारी हमारी भिवानी और दादरी जिले की सभी खापें, सभी किसान संगठन, सामाजिक संगठन, कर्मचारी संगठन, तमाम जितने भी संगठन हैं और पूरी 36 बिरादरी है, मोदी साहब से हमारी विनती है कि जल्द से जल्द इनके कानून के अंदर बैठे हुए हैं अपने बच्चों के साथ और अपने परिवार के साथ जाके देश के लिए दोबारा से पैदा कर सकें। धरनाए जो हालिया मोदी की सरकार है, इसने इस कमेरे वर्ग पर 3 कानून जो ज़बरदस्ती थोपे हैं, उसके विषय में ये यहाँ किसान मजदूर सभी धर्मों का, सभी जातियों का जो शांति प्रिय धरना चल रहा है, ये 3 कानून जब तक। यूपी के रायबरेली के सलोन के रतासो गांव में समुदाय विशेष के लोगों ने एक घर में आग लगा दी और बाहर से कुंडी लगाकर घर में मौजूद लोगों को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग लगी देख पीड़ित पक्ष ने मामले की सूचना समय पर पुलिस को दे दी। मौके पर दमकल के साथ पहुंची पुलिस ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। गनीमत ये रही कि किसी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ है, लेकिन घर पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। घर मालिक की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए उपजिलाधिकारी ने भी मौके का निरीक्षण किया। सर, हमारा घर इसलिए जलाया गया था, ये पास में बंजर ज़मीन थी सर, उस पर हमने मंदिर कायम कर दिया था, मूर्ति उर्ति रख दिए हैं सर और झंडा लगा दिए थे। और इससे पहले जो है कहा थी, इन्होंने हमको धमकी दिया था 2 बार, तो हमने सोचा कि किसने धमकी दी थी? अकबर के लड़का इम्तियाज़ ने दिया था। अली अहमद जो है कहा थी। किस बात के लिए धमकी दी गई थी आपको? जी, इस बात के लिए कि वहाँ मंदिर नहीं बनेगा। कहाँ पे? जी, पास में है मंदिर। अच्छा, स्थापित किया गया है सर। तो हमने कहा ऐसे मजाक कर रहे हैं सर, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था, नहीं तो हम सूचना कर दिए होते पहले ही। 3 बजे थाना सलोन के ग्राम अतापुर रतासो के निवासी देव प्रकाश पटेल ने सूचना दी कि उनके मढ़े में कुछ लोगों ने आग लगा दी है। इस सूचना पर तत्काल थाना फरूर की पुलिस और अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और उसने घर में जो लगी हुई आग थी उसको बुझाया और 5 लोगों के खिलाफ जो देव प्रकाश ने तहरीर दी उस पर मुकदमा कायम करा लिया गया। 2 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार भी कर लिया गया है और
बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके सौरव गांगुली की अच्छी सेहत की दुआ की है। बता दें कि सौरव गांगुली को हाल ही में दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती किया गया था। विवेक ने ट्विटर पर लिखा, हम जैसे करोड़ों दादा फैंस आपकी अच्छी सेहत की दुआ कर रहे हैं। सौरव गांगुली, भारतीय जर्सी के तौर पर आप हमारा गर्व पहनते हैं और जो हमें आपके प्रति सम्मान से भर देता है। विवेक ने लिखा, ईश्वर आपको एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी दे, प्लीज जल्दी ठीक हो जाइए। दरअसल सौरव गांगुली को शनिवार सुबह वर्कआउट सेशन के बाद घबराहट और चक्कर आने लगे थे। रिपोर्ट के मुताबिक अभी उनकी तबीयत ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली अस्पताल में भर्ती हैं। शनिवार को जिम में वर्कआउट करने के दौरान गांगुली को सीने में दर्द हुआ था। इसके बाद परिजनों ने उन्हें कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में एडमिट कराया। 48 साल के सौरव गांगुली की एंजियोप्लास्टी की गई है। वहीं 2 से 3 दिन में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम ममता बनर्जी ने भी सौरव गांगुली की तबीयत की जानकारी ली। अमित शाह ने सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली को फोन कर दादा की तबीयत के बारे में पूछा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंची। पूर्व क्रिकेटर से मुलाकात के बाद ममता ने बताया कि वह अच्छी तरीके से रिकवर कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी गांगुली का हाल जाना। उन्होंने गांगुली के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब राजमुंदरी के विघ्नेश्वर मंदिर में भगवान सुब्रमण्येश्वर स्वामी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। 19 महीने में आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हमले की 120 घटनाएं हुई हैं और हाल ही में पीठपुरम में 6 प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किया गया, जिसको लेकर यूपी के अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद ने सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही केंद्र सरकार से भी आंध्र प्रदेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने की मांग की गई है। मुंबई में नए साल के आगमन पर बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में वन अधिकारियों को एक दुर्लभ प्रजाति का लंबी चोंच और सफेद कलर का गिद्ध मिला है, जो अक्सर उत्तर महाराष्ट्र और हिमालय में पाया जाता है। वन अधिकारी के अनुसार इस तरह के गिद्ध की 1990 में अच्छी संख्या थी, मगर धीरे धीरे इनकी संख्या लुप्त होती जा रही है। फिलहाल इसे बाघों की सफारी में रखा गया है। इस तरह के गिद्ध पहाड़ी इलाके में अंडे देते हैं, जिसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वैसे इस पक्षी के नाम और रहने की व्यवस्था जल्द ही की जाएगी। रिसेंटली हम लोग सब जानते हैं कि पिछले साल हमने जो सफ़र किया, मतलब ये कोविड की वजह से हम जो सफ़र हुए हैं, उसकी मतलब ये सोच रहे थे हम लोग कि ये ईयर एंडिंग जो 2020 है वो अच्छी तरह से जाके फिर नया जो साल उसका स्वागत हम करने की तैयारी में थे। तो इसी दरमियान 31 दिसंबर को संजय गांधी नेशनल पार्क में एक हमें अच्छी खबर मिली। ये खबर ये थी कि हमें नेशनल पार्क के कुछ एरिया में हमें गिद्ध, जो वल्चर जिसे कहा जाता है, हिंदी में जिसे गिद्ध कहते हैं, उसका दर्शन हुआ। हमें जब ये पता चला तो हमारे जो डायरेक्टर साहब है यहाँ के संजय गांधी नेशनल पार्क के, मल्लिकार्जुन साहब, उन्होंने हमें सूचना दी कि आप जाके वहाँ पर देखिए। वो खुद भी आए थे, उन्होंने देखा। तो हमने देखा कि एक झाड़ के टहनी पे वो बड़ा सा गिद्ध यहाँ पर बैठा था और कुछ बाकी के जो छोटे कौवे थे या बाकी के भी जो पक्षी थे उसके पीछे लगे हुए थे उसे हटाने के लिए। बहुत सा शोर भी वहाँ पर कर रहे थे वो पक्षी। तो हमने जब देखा कि ये गिद्ध है तो कंफर्म हो गया। हमने जब उसकी बाकी के डिटेल्स भी देखे तो ये गिद्ध पक्षी था। संजय गांधी नेशनल पार्क में ये पहली बार दिखा है।
वृंदावन में स्थित भगवान बांके बिहारी की एक झलक पाने के लिए प्रतिदिन हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। धक्का मुक्की के बीच भी उनके मुख से वृंदावन बिहारी लाल की जय ही निकलता है। मंदिर परिसर में ड्यूटी करने वाले सुरक्षाकर्मी श्रद्धालुओं के साथ हर दर्जे की दबंगई दिखाते हैं। इसका नजारा मंदिर परिसर में देखने को मिला, जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति को सुरक्षाकर्मियों ने जमीन पर गिराकर लातों से पीटा। कोरोना महामारी से अभी प्रदेश उबरा भी नहीं है कि बर्ड फ्लू जैसी बीमारी ने दस्तक दे दी है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में बर्ड फ्लू से बड़ी संख्या में कौवों की मौत ने प्रशासन की नींद उड़ा दी। ऐसे में जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक खेत में सैकड़ों की तादाद में मृत अवस्था में मुर्गियां पड़ी मिली। इससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर 2 PPE किट भी मिले। किसी गंभीर बीमारी के संक्रमण की आशंका से सहमे ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन को सूचना भी दी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने टाल मटोल रवैया दिखाया। प्रशासन के इस लापरवाहीपूर्ण रवैये को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे गंभीर मामलों में प्रशासन का उदासीन रवैया गलत है। में कि ऐसे यहाँ पर कुछ सैकड़ों मुर्गियाँ पड़ी हैं मर्द और कुछ किट पड़े हैं, तो मैंने यहाँ पर आके भी देखा है। तो आगे मैंने प्रशासन को सूचना दे दी है सुबह 7 बजे ही, और अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है यहाँ पर। बाकी अभी जो जंगली जानवर हैं, कुत्ते हैं, कौवे हैं, वो सारे इनको नोच के खा रहे हैं, और वो बीमारी का एक तरह का आने वाला जो बीमारी है वो एक नौता दे रहे हैं बीमारी को अपन। तो मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा कि इसको जल्द से जल्द कार्रवाई करें। और बहराइच शहर के सिविल लाइंस स्थित एक निजी अस्पताल में मुंह मांगी रकम न मिलने पर अस्पताल संचालक ने 4 माह की बच्ची को अस्पताल के बाहर फेंक दिया, जिससे इलाज के अभाव और सर्दी से उसकी मौत हो गई। बेबस माता पिता बच्ची के शव को सीने से लगाकर अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे थे। पीड़ित दंपत्ति ने बताया कि वह अपनी 4 माह की बच्ची का इलाज कराने के लिए एक निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए आए थे। यहाँ डॉक्टर ने जो रकम मांगी वह दे दी गई। खून चढ़ाने का पैसा भी दे दिया गया, लेकिन बच्ची को खून नहीं चढ़ाया गया। बाद में डॉक्टर्स ने और अधिक रकम की मांग की, जिसके लिए बच्ची के माता पिता ने मोहलत मांगी, लेकिन अस्पताल संचालक डॉक्टर्स का दिल नहीं पसीजा और उसने बच्ची को अस्पताल के बाहर फेंक दिया। इलाज के अभाव में 4 माह की बच्ची ने थोड़ी देर बाद ही दम तोड़ दिया। डायरिया थी, यहाँ भर्ती किए थे, कल भर्ती किए थे। कोई गरीब के इलाज हुआ था। सुबह बोले ब्लड चाहिए, ब्लड के लिए पैसे जमा किए, लेकिन ब्लड बहुत लेट कर दिया लगाने में। अब इतनी टाइम लगाया ब्लड उस ऑक्सीजन पर रख के, फिर उसके बाद में बोले पैसा जमा करो तब तुमको। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज,
राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर, हम हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के झालावाड़ में कोविड-19 वैक्सीनेशन की पूर्व तैयारियों को लेकर मिनी सचिवालय के सभागार में बैठक आयोजित की। जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रथम फेज में कोविड-19 वैक्सीन मेडिकल कैंपस के अंदर काम कर रहे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े समस्त कार्मिकों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद भी संबंधित व्यक्ति मास्क का उपयोग आवश्यक रूप से करेंगे। जिला कलेक्टर ने वैक्सीनेशन की पूर्व तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों से विस्तार पूर्वक चर्चा की। माननीय निदेशालय के निर्देश अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। वो ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें हमने वैक्सीन लाने से ले जाने तक पूरी तैयारी कर ली गई है। जैसे जो हमारे कोल्ड बॉक्स है, ILR है, डीप फ्रीजर है, वैक्सीन की है, आइस पैक्स है, उनकी पूरा हमने देख लिया, उनकी साफ़ सफाई वगैरह करवा ली है। कोई रिपेयर मेंटेनेंस की आवश्यकता थी तो वो हमने करवा लिया है। हमें एक्स्ट्रा डिमांड की ज़रूरत थी, हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। साथ ही जो वैक्सीनेटर्स हैं उनका हमने पूरा ट्रेनिंग करवा दी है जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और ब्लॉक स्तर पे भी हमने मीटिंग से ले ली है। प्रशिक्षण हमारे रेगुलर चालू है और इसको वैक्सीनेशन जो है पूरा 4 चरण में किया जाएगा। फर्स्ट चरण में इसमें स्वास्थ्य विभाग के जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, वो भले संविदा का हो, वाहन चालक हो, लैब टेक्नीशियन हो, ANM हो, कंपाउंडर हो, डॉक्टर हो, कंप्यूटर ऑपरेटर, सभी को। पंजाब के पटियाला में अध्यापक यूनियन द्वारा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास का घेराव किया जाना था। वहीं अध्यापकों ने नई रणनीति बनाकर शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंह के घर का भी घेराव किया। पुलिस ने भारी बल तैनात कर शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला के घर के बाहर बैठे ETT टेट पास अध्यापकों को हिरासत में ले लिया। इस पूरे मामले पर बेरोजगार ETT टेट पास अध्यापकों ने कहा कि नौकरी की मांग को लेकर हम पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। हर बार मीटिंग बुलाई जाती है, मीटिंग में कोई हल नहीं निकलता और आज हमने शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया है। अगर हमारी मांगे ना मानी गई तो आने वाले समय में यह संघर्ष और भी तेज होगा। 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਨੇ ਕਿ ETT ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ETT ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ETT ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ETT ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਓਵਰੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਕਿ यूपी के हापुड़ में देर रात से हो रही बारिश से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस मौसम में हुई बारिश से किसानों की लगभग सभी फसलों को फायदा होना बताया जा रहा है। किसानों की गेहूं, गन्ना, बंद गोभी, सरसों और अन्य फसलों को फायदा बताया जा रहा है। एक तरफ जहां किसान बारिश को लेकर काफी खुश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश से ठंड भी बढ़ गई है।
गांव बझिलपुर के किसानों का कहना है कि ये बारिश फसलों के लिए काफी लाभकारी साबित होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवीर सिंह है। अच्छा, कौन सा गांव है? गांव लुहारी है। अच्छा, ये जो आज बारिश पड़ी है इससे किसानों को कितना फायदा हुआ है? ये जो बारिश हुई है इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है और एक तरह से ऐसा समझो कि जैसे यूरिया खाद सोन काफ़ी मिला हो और फसल बड़ी अच्छी होने की उम्मीद है। कोहरा पहाड़ा ये सब खत्म हो जाएगा इससे। आपका नाम क्या है? कपिल कुमार त्यागी, गाँव बजीलपुर। इस बारिश से कुछ फायदे हैं या नुकसान है? इस बारिश से अब तक तो हमारे लिए फायदा है। अगर ओलावृष्टि नहीं होती है तो इससे सारा फायदा ही है। फायदा लेकिन केवल बुआई का नुकसान हुआ है। जो गेहूं हमारी बुत्ती वो बंद हो गई। फायदा क्या क्या है? इससे जो पाला पड़ा है, फसल जो पहली पड़ गई थी वो धोने के बाद और यूरिया का काम करेगा ये पानी। अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर अंडा, मांस, मदिरा की दुकानों को हटाने की मांग को लेकर तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर उन्होंने मांग की है कि अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा से इन दुकानों को हटाया जाए। संत परमहंस दास ने बीते वर्ष भी जिलाधिकारी से मुलाकात कर दुकानों को हटाने की मांग की थी। इस पर जिलाधिकारी अयोध्या के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि दुकानों को हटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि महंत परमहंस दास ने राष्ट्रपति से भी पत्र लिखकर मांग की थी, जिस पर राष्ट्रपति की तरफ से जवाब भी आया था और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था। लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई न होने के कारण अब संत परमहंस दास ने एक बार फिर से जिलाधिकारी अयोध्या को पत्र लिखा है। परमहंस दास ने यह मांग की है कि अगर 14 जनवरी तक दुकानें नहीं हटाई जाती हैं तो 16 जनवरी से वह एक बार फिर आमरण अनशन करेंगे और इस बार का आमरण अनशन महोबरा चौराहे पर होगा। पंचकोशी परिक्रमा मार्ग जो है अयोध्या का, उसमें महोबरा बाजार में जो अंडा मांस मदिरा की दुकानें चल रही हैं परिक्रमा से सटे हुए ही, उसको लेकर के हम जो है तो जिलाधिकारी से 6 महीना पूर्व हमने उनको ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्दी 24 घंटे के अंदर हटा देंगे, लेकिन 6 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक हटा नहीं। जबकि पंचकोशी परिक्रमा प्रतिदिन कुछ न कुछ श्रद्धालु करते हैं और एकादशी को, अमावस्या पूर्णिमा को। होशियारपुर में 1,42,00,000 रुपए की लागत से तैयार किए गए हैंडीक्राफ्ट सेंटर का उद्घाटन शिलान्यास उद्योग और वाणिज्य मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा द्वारा किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी कि सेंटर इस वर्ष के अप्रैल माह तक शुरू हो जाएगा, जिससे 150 शिल्पकार परिवारों को फायदा होगा। अरोड़ा के मुताबिक इस सेंटर में आधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी। वहीं उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कही जा रही बात कि कांग्रेस किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रही है, उस पर अरोड़ा ने कहा कि किसान जो अपने हक को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांगें वाजिब हैं और जो 4 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच बात होने वाली है उसमें सरकार मांग मान ले और राजनीति से ऊपर उठकर फैसला ले। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀ ਆਈਟਮ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਖੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 150 ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। 1,42,00,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਲਾਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 25% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, 75% ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਥੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ। राजस्थान के भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील में अवैध बजरी की रोकथाम और बजरी माफियाओं पर लगाम कसने की कार्रवाई की गई। पंडेर थाने के अंतर्गत राजस्व ग्राम रामपुरा में आज तहसीलदार मुकुंद सिंह शेखावत ने कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर लगे अवैध बजरी के स्टॉक को जब्त कर लिया।
तहसीलदार मुकुंद सिंह शेखावत ने बताया कि बनास चौराहे से जामोली जा रहे सड़क मार्ग पर बजरी माफियाओं ने बजरी का अवैध स्टॉक लगा रखा था, जिसकी काफी समय से शिकायतें मिल रही थी। आज राजस्व विभाग के कर्मचारियों की टीम गठित कर अवैध बजरी के स्टॉक को जब्त किया गया। सर ये रात में डाला है। नहीं, कार्रवाई किसने की आज? प्रशासनिक कार्रवाई किसने की? तहसीलदार साहब आया अभी जस्ट। क्या नाम है तहसीलदार जी का? मुकुंद सिंह जी। और ये जो स्टॉक बरामद किया गया है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? किसका है? सर ये अभी तो 6 साल से है सर आप? नहीं सर, ये रात में डाला ना ये तो। नहीं, जमीन किसकी है? जमीन तो सरकारी है। आरजे संख्या क्या है इसकी, कुछ बता सकते हैं? 84 है। और आपको ये पता नहीं कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है रोड के ऊपर? आप यहाँ से रोज अप डाउन तो करते होंगे? बिल्कुल, मैं यहीं पे रहता हूँ सर। यहीं पे रहते हैं, उसके बावजूद आपको पता नहीं? सर ये क्या रात में किया था ये? सर ये स्टॉक रात में नहीं, इस पर हमने एक बार पहले भी खबर चला चुके हैं। मैं आपको वापस फोटो। राजस्थान के आहोर उपखंड क्षेत्र में जीएसएस पर कार्य करते समय करंट लगने से एक कार्मिक की मौत हो गई। परिजनों समेत ग्रामीणों और राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने घटना की स्पष्ट जांच और न्याय की मांग की। उम्मेदपुर डिस्कॉम के कवराड़ा जीएसएस पर कार्य करते समय एक कार्मिक करंट लगने से गंभीर घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद अन्य लाइनमैन घायल अवस्था में उसे लेकर उपचार के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां घायल कार्मिक ने दम तोड़ दिया। साथ ही कर्मचारियों और ग्रामीणों की मांग है कि कनिष्ठ अभियंता को हटाया जाए। अपनी मांग को लेकर कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सपा एमएलसी विधायक मान सिंह यादव चुनाव जीतने के बाद पहली बार आए। एमएलसी विधायक मान सिंह ने अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन वाले बयान पर बीच बचाव करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा नहीं कहा कि वैक्सीन नहीं लगाई जाए। अखिलेश यादव जी सिर्फ ये कहना चाहते थे कि बीजेपी जो भी कार्य कर रही है वह संदिग्ध है, पहले उनके ट्रायल हो जाने चाहिए। बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए विधायक ने कहा कि बीजेपी वैक्सीन से सिर्फ चुनावी खेल खेल रही है। सिर्फ यह कहने का प्रयास किया है कि जिस समय कोरोना महामारी चरम पर थी, उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो टेस्ट कराने गए ही नहीं और उनको लिख कर भेज दिया गया कि तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव है। गौर करिएगा, माननीय अखिलेश यादव जी सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य कर रही है वह संदिग्ध है। पहले ट्रायल हो जाए, इसके बारे में आप लोग खुद बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों के माध्यम से हम देखे थे कि कोरोना में एक व्यक्ति गया, बोला आज मुझे समय नहीं मिला, तो डॉक्टर बोले आप 2 दिन बाद आ जाना, और वह घर से गया नहीं, उसके घर पहुंच गया कि आप कोरोना पॉजिटिव है। बहुत से लोगों को कोरोना नहीं था और उसमें बेगुनाह लोगों को ले जा करके कोरोना कोविड हॉस्पिटल में रख दिया। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 2 अलग अलग अवैध शराब पकड़ी है। कार्रवाई के दौरान करीब 1 लाख रुपए की शराब और 2 लग्जरी गाड़ियों को जब्त किया गया है। थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर चुंडावाड़ा से तलैया की तरफ जाने वाले रास्ते पर कार्रवाई करते हुए करीब 40,000 की अवैध शराब जब्त की गई। वहीं दूसरी कार्रवाई में पार्टियां उदयपुर से जाम्बुड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विभिन्न किस्मों की करीब 60,000 की राजस्थान निर्मित शराब जब्त की गई।
राजस्थान के कोटा में पुलिस ने ट्रक चालकों को लूटने की योजना बनाते 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। सीआई गंगा साहिल शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर ट्रक चालकों को लूटने की योजना बनाते बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पुलिस को 6 धारदार चाकू बरामद हुए हैं। सीनियर पुलिस उपकप्तान रूपनगर के दिशा निर्देश पर जिले में हो रही आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अभियान जारी है। नंगल थाना में डीएसपी हरविंदर सिंह कालो और थाना इंचार्ज के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें डीएसपी ने बताया कि नंगल पुलिस द्वारा चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोहों को पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई थी। इसके तहत नंगल के एमपी कोठी के पास पुलिस द्वारा नाका लगाया गया। उसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति आसपास के इलाकों में लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए हथियारों के साथ योजना बना रहे हैं। पुलिस ने जब दबिश दी तो मौके पर 4 व्यक्तियों को वारदात से पहले ही गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 8 मोटरसाइकिल, 1 खिलौना पिस्तौल समेत कई हथियार बरामद किए गए। नंगल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इन्हें योग अदालत में पेश किया जाएगा। थाने नंगल ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੋਰਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ एक टॉय पिस्टल, 2 किरपाना, 1 किरच ते 1 रॉड बरामद हुई है। तो उत्थे जिहड़े इन्हां कोल 8 जिहड़े सी मोटरसाइकिल जिहड़े इन्हां कोल रिकवर कीते सीगे, ਉਹ 8 मोटरसाइकिलों बारे बाद दे विच जिहड़ी तफ्तीश की गई तो वो 8 मोटरसाइकिल जिहड़े ने वो अलग अलग शहरां दा कुछ नंगल। नगर परिषद की कड़ी मेहनत से मेरिट पर आने के बाद कुल्लू को अमृत योजना मिली है। इस मौके पर कांग्रेस नेता और नगर परिषद के उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने कहा कि 62 करोड़ की यह योजना किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है, बल्कि नगर परिषद कुल्लू जब देश भर में अव्वल आया तभी ये योजना मिली है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत काफ़ी विकास कार्य हुए हैं और जो शेष बचे हैं उन पर भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के दूसरे फेज में करोड़ों की और धनराशि मिलनी है और अगर नगर परिषद में कोई भी कार्य ऐसे नहीं छूटेंगे जो करने लायक होंगे। गोपाल महंत ने यह बातें वार्ड नंबर 8 की जनता को प्रचार के दौरान कही। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में भी हाउस टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा और नगर परिषद की इनकम अन्य स्रोतों से बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जो भी अधूरे काम हैं उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। कि हमारा अमृत का काम जो है काफ़ी फर्स्ट फेज जो अमृत का चला हुआ है, इसमें जो अमृत की जो यहाँ हमारी स्कीम आई है ये हमारे नगर परिषद के सभी हमारे कहूँगा मैं हमारी टीम की मेहनत है। जो ये जो है जैसे कि ठीक है सेंट्रल स्कीम है, लेकिन ऐसा है कि हमारी जो यहाँ पर जो नगर परिषद है वो कांग्रेस की थी, लेकिन उस हमने जो है इसमें जो है मेरिट में आकर जैसे कि आपने पीछे देखा कि हमारी पूरी नगर परिषद जो है हिंदुस्तान में फर्स्ट आई। इस ढंग से बड़ा अच्छा इसमें जो है मेरिट में हमारे पूरे स्टाफ ने सब ने दिन रात मेहनत की, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हमने इसको जो है अमृत के लिए मेहनत कर और पहले नंबर पर आया। इसलिए जो हमें अमृत जो हमारी मेहनत के कारण मिला है और इसमें जो इतने काम रहे हैं अब सेकंड फेज आएगा और सेकंड फेज में जो है वो जो हमारा काम जो है। हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के फतेहपुर बिल्लौज गांव में जमीन को लेकर दलित परिवारों का कहर देखने को मिला। दलितों ने 2-3 मकानों को पूरी तरह से तोड़ दिया और उसमें रहने वाले लोगों को खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर कर दिया। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि पुलिस मौके पर थी और पुलिस पूरे प्रकरण में मूक दर्शक बनी रही। दलितों द्वारा किए गए हमले में स्वर्ण जाति के कई लोगों को चोट लगने की भी खबर है,
जिन्हें स्थानीय अस्पताल में इलाज करवाने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस अधिकारी इसे जमीनी झगड़ा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों पक्षों की सुनवाई की गई है, लेकिन अभी तक वे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि आखिर इस मामले में दोषी कौन है। क्या हुआ था, क्यों रो रहे हो? भैया मैं मर गई, मेरे को ना छोड़ो, कुछ रहेगी। 14 साल है कि मेरा आज मेरी बेटी पर अनगम्मा करते हैं आई साल। कौन है लोग जिन्होंने ये किया है? 15 लाख रुपया लगा दी जब मेरी के कोनो नहीं छूट रो। 15 लाख। क्या हुआ था यहाँ पर, क्या हुआ था? यहाँ को गई पंचायत बिठो रही है, यहाँ पे हंगामा कर रहे चमार दोनों मोहल्ले। पंचायत बसा रही है जी हमें, थोड़ी आज 80-90 साल है कि नैया ठोर पे। कोई मारपीट भी थी यहाँ पर? हाँ जी, चोट लग रही है, चोट लग गया है। ये सामान तोड़ दिया गया है, किसने तोड़ा? ये एक समाज का इस ज़मीन पर ये कह रहे हैं कि हमारा क्लेम बनता है, और 4 परिवार और हैं जो इस ज़मीन पर अपना हक जता रहे हैं। इस बात को लेके झगड़ा हुआ था, फिलहाल शांति है, और कल पैमाइश के लिए और निशानदेही के लिए बीडीओ साहब के सामने जो है अपना तहसीलदार साहब नियुक्त करेंगे, जैसे भी है वो कल सुनवाई होगी। जिस तरीके से दोनों पक्ष अपने अपने जो है दलील पेश कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कोर्ट के दिखाए हैं, क्या लगता है किसकी ज़मीन है? क्योंकि जो है सैनी समाज कह रहा है कि हम कोर्ट में केस जीत चुके हैं और ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, तो क्या लगता है? और इधर वो सैनी जो दलित समाज है वो ये कह रहे हैं कि जी पंचायत देशामलत की ज़मीन है वो हमें दी गई है। तो दोनों पक्षों में क्या कुछ अभी तक दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद मैं किसी नतीजे पर इतना जल्दी नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल जानने की कोशिश करी थी, अब तक इसमें केस चला हुआ था। ये पिछले लास्ट ईयर ही इसका केस फाइनल हुआ है, हरिजनों के पक्ष में केस गया है। उस पक्ष में जाने के बाद हमने अपने पंचायत में प्रस्ताव करवा के इसकी बाउंड्री के लिए एस्टीमेट के लिए डाला हुआ है। अभी सरकार से कोई हमें अनुदान मिला नहीं है। सैनी समाज ये कह रहा है कि कोर्ट में केस हम जीत चुके हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि जब हरिजन समाज के पक्ष में फैसला आ चुका है, कितनी ज़मीन पर कब्जा के लिए बात हुई है, कितनी ज़मीन बताई जा रही है? वो ज़मीन को पैमाइश से पता पड़ेगी। पैमाइश के लिए कल हमने बीडीओ साहब को दिया होता, बीडीओ साहब कहीं बिजी थे। कल दोनों पक्षों के 5-5 आदमी को बुला के फिर कागजों को बुलाइए, तो वहाँ जाके जो भी तहसीलदार जो भी इसकी पैमाइश होगी उसके बाद पता पड़ेगा किसकी कितनी। दूसरी तरफ तो सैनी समाज के लोग भी कोर्ट केस का जो है फरमान दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम केस जीत चुके हैं। तो दोनों में आखिर सच्चा कौन है? क्या दलित समाज के लोग सच्चे हैं या फिर सैनी समाज के लोग सच्चे हैं? देखो जी, ये हरियाणा की फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद करीब 2500 कैदियों को नए साल में रेडियो FM का तोहफा मिलने जा रहा है। जेल बंदियों के लिए काम करने वाली तिनका तिनका फाउंडेशन संस्था के सहयोग से जेल प्रशासन द्वारा खुद का एक रेडियो FM स्थापित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जेल में बंद सभी कैदी मनोरंजन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, जहां कैदी अपनी फरमाइश के गाने सुन सकेंगे, वहीं कैदी स्वास्थ्य, कानूनी और ज्ञानवर्धक जानकारी ले सकेंगे। खास बात यह है कि FM को चलाने वाले रेडियो जॉकी भी बंदी ही होंगे, जिन्हें रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग तिनका तिनका फाउंडेशन संस्था द्वारा दी गई है। शुरुआत में हरियाणा की फरीदाबाद, पानीपत और अंबाला जिलों में FM स्थापित होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और अब रेडियो स्टेशन का नाम रखना बाकी रह गया है। इसके लिए हमने जेल के अंदर जेल के बंदियों के द्वारा निर्मित कार्यक्रम दिखाने हैं, और उसके लिए हमारे यहाँ एम्पलीफायर, मिक्सचर और जो स्पीकर हैं उनका अरेंजमेंट किया हुआ है। वो सभी बैरकों के अंदर स्पीकर लगे होंगे, और जेल के जो बंदी हैं वो अपना खुद का प्रोग्राम तैयार करके इसके ऊपर प्रसारित करेंगे। इसमें सभी बंदी रिपोर्टर की भूमिका भी अदा करेंगे, और वो अलग अलग प्रकार का जो प्रोग्राम है वो चलाएंगे, चाहे उसमें शिक्षा का है, चाहे उसमें स्वास्थ्य के बारे में है, चाहे उसमें और महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके साथ साथ जो बंदियों की जो फरमाइश है उसके अनुसार उनके जो
गाने हैं वो भी प्रसारित इसके अंदर किए जाएंगे। तो रेडियो जॉकी जो होंगे वो कौन होंगे? रेडियो जॉकी हमारी जेल के ही बंदी हैं, जिनमें से 5 महिलाएं और 5 पुरुष। उनको बाकायदा ट्रेनिंग दिलवाई गई है ऑनलाइन। मैडम वर्तिका नंदा जी हैं जो कि तिनका फाउंडेशन की फाउंडर हैं, उनको ये ट्रेनिंग दिलवाई है, उनके माध्यम से ये ट्रेनिंग दिलवाई है। और हरियाणा के रेवाड़ी के गांव फिदेड़ी में शनिवार की दोपहर को दिन दहाड़े एक युवक के सिर पर ईंटों के वार कर हत्या कर दी गई। इस हत्या से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। वहीं आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक अमित कुमार पंचायत से पट्टे पर ली जमीन पर खेती कर रहा था। तभी उसके मोबाइल फोन पर एक कॉल आई और उसे किसी ने अनुसूचित जाति बस्ती के पास बुलाया। जैसे ही युवक वहां पहुंचा तो 3-4 युवकों ने वहां पड़ी ईंटों से उसके सिर पर हमला कर दिया। उसके सिर और मुंह पर अनेक वार किए गए, जिससे उसका चेहरा और सिर पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पीड़ित परिवार ने सदर थाना पुलिस को हत्या का केस दर्ज कराते हुए आरोपियों के नाम का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक गांव के ही रहने वाले हैं। ये कोई 2 लड़कों का आपस में झगड़ा हुआ है और अभी वो आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं लड़के कौन थे झगड़ा करने वाले। उस लड़के को, उसका नाम मुंशी है और सर में चोट मार दी तो उसकी डेथ हो चुकी है। तो हमारी टीमें लगी हुई हैं, जल्दी हम इसको ट्रेस कर लेंगे। ये डंडों से और ईंट वगैरह से चोट मारी। कितने लेडीज ने जो उनको देखा भागते हुए तो वो 2-3 लड़के बताए। पहले तो फोन पे गाड़ी गुप्ता की है जो लड़के मार गए हैं ना, उन्होंने ये फोन पे खेत की तरफ जाना ही था पानी देने के लिए, खेत की तरफ गया तो वही उन्होंने पहले प्लानिंग बनाए बैठे थे, उन्होंने जाके मारा, बुरी तरह मारा। किस चीज़ से मारा? ये ईंट भी मारी है, कोई और भी हथियार होगा पता नहीं मेरे को, तो बाकी हमने जाके देखा तो कौन पड़ा है जी। किस बात को लेकर रंजिश थी? उनको पता नहीं जी, आपस में क्या रंजिश थी। नाम एक लड़का कोई खेल कूद में जाता। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में एएनसी को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां एएनसी की तरफ से मलोट के देनावाला चौक पर लगाए गए नाके के दौरान एक शक्की ट्रक से 1 क्विंटल 10 किलो पोस्त बरामद किया गया है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस दौरान एएनसी इंचार्ज भूपिंदर ने बताया कि पोस्त समेत काबू किए मलोट के रहने वाले सुखचैन सिंह समेत ट्रक मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ਸਾਡੇ ਐਸਏ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੱਕੀ ਵੀ ਕਲਾਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੁਲ ਸੇਮ ਨਾਲ ਬਾਦਰ ਅਕਬਰ ਦਾਨੇ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੰਬਰ RJ13GA 8031 ਨੂੰ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 4 ਗੱਟੇ ਉਹ ਟੂਲ 'ਚ ਪਏ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਇਤਲਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮਲੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਗੈਜਟ ਅਫਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ DSP ਸਾਹਿਬ ਡੀ ਮਲੋਟ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ 4 ਗੱਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਸਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁੱਲ 1 ਕੁਇੰਟਲ 10 ਕਿਲੋ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰੱਕ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ 'ਚ। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाएं आज अंतर जनपदीय स्थानांतरण सूची जारी होने के बाद स्थानांतरण न होने से शाम को जिलाधिकारी के पास पहुंची और जिलाधिकारी से मिलने की मांग पर अड़ गई। जिले के विभिन्न ब्लॉक से सैकड़ों की संख्या में पहुंची शिक्षिकाओं ने बताया कि वह अन्य जिलों के निवासी हैं और 5 साल से अधिक वर्षों से सिद्धार्थनगर जिले में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। जब हमें नौकरी मिली तो हमसे कोई बॉन्ड नहीं भरवाया गया, ना ही बताया गया कि जिले से कोई स्थानांतरण किया जाएगा, लेकिन हर बार स्थानांतरण प्रक्रिया में हमें शामिल तो किया जाता है,
लेकिन स्थानांतरण नहीं किया जाता, जिससे हमारा पूरा परिवार बिखर गया है। सर मेरा नाम पूनम है और मैं यहाँ सहायक अध्यापक पद पर 2015 से कार्यरत हूँ। मेरी बच्ची सर असाध्य रोग से पीड़ित है। मैंने 2018 वाले में भी आवेदन किया था, उसमें भी मेरा ट्रांसफर रोक दिया गया आकांक्षी जनपद के नाम पे। तब हम लोगों ने चुपचाप किया, चलिए भाई शिक्षा का अधिकार है, मैं किसी तरह नौकरी करूंगी। आज ये कंडीशन है कि मेरी बच्ची का इलाज ऑल इंडिया एम्स नई दिल्ली में चल रहा। डॉक्टर बार बार कह रहे हैं आप ऑपरेशन करवाइए, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी होनी है। जब तक मेरा स्थानांतरण यहाँ से नहीं किया जाएगा मैं कैसे उसका ऑपरेशन करवा सकती हूँ। और इस जिले में ला के हार्ट पेशेंट का शायद आप लोग को पता है इलाज अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। तो सर हमारा स्थानांतरण किया जाए। हमें भारांक देने की बात मैंने पहले भी कई बार कोशिश की, प्रधानमंत्री जी को हमारी चिट्ठी गई, लेकिन वहाँ से कोई हमें जवाब नहीं मिला। हमने मुख्यमंत्री को भी लिखा, वहाँ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो हमारा इस बार आवेदन स्थानांतरण किसी भी तरह का, ताकि हम अपने बच्चे का भरण पोषण किसी तरह उसका इलाज कराएं, उसका ऑपरेशन करवा सकें। सर इतनी शिक्षिकाएं आई हुई, बहुत सी मांग कर रही, क्या आश्वासन दे रहे हैं, क्या किया जाएगा इन लोगों के साथ? इनके मांग पत्र को हम फॉरवर्ड कर दे रहे हैं प्रबल संस्तुति सहित, और ऊपर विचार करके इनके विषय में निर्णय लिया जाए। क्या आश्वासन दिया है? वही आश्वासन दिया कि इनके संस्तुति सहित हम प्रबल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज़ इन चैनल नंबर पर। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवा।